हाँ, हेलो। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक वीडियो आपको जो जीआईसी प्रवक्ता की एक एग्ज़ाम हुआ है अभी अगस्त में, उसका प्रश्नों का एक श्रृंखला के रूप में उसके जीएस के प्रश्नों को हम हल करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है: आरबीआई, सेबी, बीएसई, एनएससी। तो इसमें सही उत्तर है एसईबीआई अर्थात सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। यह हम आपको ये बताना चाहें कि म्यूचुअल फंड का उद्योग 1964 में बैंक ने इस काम को यूटीआई के द्वारा होता था। इसके नियंत्रण यूटीआई के अलावा 1987 में सरकारी बैंकों और कुछ बीमा कंपनियों को भी शुरू करने के लिए ओपन कर दिया गया। तो और इसी के क्रम में जब सार्वजनिक बैंकों और कुछ बीमा कंपनियों जैसे एलआईसी और जीआईसी को इसके लिए संस्तुति देने की बात आई, तो रेगुलेशन के क्रम में सन 1993 में 1993 में एक रेगुलेशन के तहत म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट बना, और जिसके लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। तो इस समय हम वर्तमान में कहें तो 6 बैंक, सार्वजनिक बैंक और 2 बीमा कंपनियां एलआईसी और जीआईसी म्यूचुअल फंड, उनका रेगुलेशन सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? इसमें खरबूजा, मटर, लोबिया और चुकंदर, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें लवण सहिष्णु के क्रम में हम लोग अगर माने तो खरबूजा एक लवण सहिष्णु फल है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव में 6 स्तंभों पर आधारित है। पूरा बजट प्रस्ताव 6 पिलर्स पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ हम लोग अगर बात करते हैं तो केंद्रीय बजट के 6 प्रस्ताव के स्तंभ हैं: मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व शिक्षा व विकास, तीसरा है स्वास्थ्य एवं कल्याण, और चौथा है न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन, 5वां है भौतिक वित्तीय पूंजी अवसंरचना, और 6ठा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। तो यहाँ मित्रों राइट आंसर है बी, अर्थात गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इन 6 स्तंभों में शामिल नहीं है, क्योंकि यह उन स्तंभों से बाहर का विषय है। इसलिए इस प्रश्न में यह ऑप्शन करेक्ट है बी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है था? तो इसमें सही ऑप्शन है जौनपुर। जौनपुर आप लोग जानते होंगे कि मध्यकाल में अरबी एवं फारसी, खास करके फारसी भाषा का एक शिक्षा का केंद्र के रूप में उभर के सामने आया था, और वहाँ कई लोग अध्ययन करने आते थे, जैसे शेरशाह सूरी जिसने सूरवंश की, उसने वहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। आइए हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इन सब शब्दों में विषम युग्म को पहचानिए। 5वें प्रश्न में है मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सारे जैसे एक प्रोडक्ट के रूप में निकल के सामने आता है, अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन। तो यहाँ विषम विकल्प जो है वो मृत्यु से रोग नहीं होता, अर्थात रोग से मृत्यु होती है, ये विकल्प विषम है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित
नहीं है। तो सही सुमेल इसमें जो नहीं है मित्रों वो है डी ऑप्शन इसका, गाडरवारा। गाडरवारा आंध्र प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश में है। बाकी ऑप्शन इसके सही हैं, अर्थात बाढ़ बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़ में, कुर्गी कर्नाटक में। ये ताप विद्युत केंद्र हैं और इन राज्यों में अवस्थित है। अगला है सौर ऊर्जा का कारण क्या है। तो इसमें संलयन प्रक्रिया सौर रीजनिंग का कारण है। आइए हम लोग आगे प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है एक रीजनिंग प्रश्न है, इसमें विलुप्त संख्या बतानी है। तो हम लोग इसको एक आधारिक रूप से अगर देखें तो प्रत्येक का 3 गुना रूप और उसमें 2 का प्लस हो जाने के बाद उसके जस्ट सामने वाला नंबर निकल के सामने आ जाता है। तो यहाँ 6 × 13 6 × 3 + 2 अर्थात 20। सी ऑप्शन इसमें सही होगा मित्रों। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ मोटे अनाज वाली फसलें निचले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जैसे बाजरा, बिर्रा, इन सब के जो मोटे अनाज की फसलें होती थी जिनकी खेती बहुत पहले होती थी मध्य 20वीं सदी में, उन सब फसलों की खेती निचले क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो यहाँ सही ऑप्शन है मित्रों अनुच्छेद 43A। यह उद्योग में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता की बात करता है, अर्थात इसमें विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजात विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ सही उत्तर है तिरोत सिंह, जिसने खासी जनजात विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो मेघालय में स्थित एक जनजाति है। जिसमें बी ऑप्शन में हम सिद्धू कान्हू का नाम है, जो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। मुंडा विद्रोह से बिरसा मुंडा जुड़े हुए थे। यहाँ संथाल विद्रोह हम लोग जानते हैं 1856 में 56-57 में हुआ था, और मुंडा विद्रोह इसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, यह 1800 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। सहफसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती या रिले खेती। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है मित्रों, रिले खेती कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। अर्थात विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। 14 दिन के बाद उसको वापस विधानसभा को भेजना होगा। यही प्रक्रिया केंद्र स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा में भी होती है, और इतने ही दिन का वहाँ भी कालम रखा जाता है। हम अगले प्रश्न की अगर बात करें मित्रों, तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया। तो इसमें सही ऑप्शन है चित्तरंजन दास और M.K. गांधी। तो इसमें विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष सी रंगनाथन जी थे। ठीक है, इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो कई हर वित्त आयोग के अपने अपने एक अध्यक्ष हैं। जैसे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष AM खुसरो, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, 14वें के YV रेड्डी, और 15वें के जो इस समय वर्तमान समय में चल रहा है, यह वित्त आयोग NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग अगर बात करते हैं 16वें प्रश्न पे, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासन का उल्लेख किया है। तो यहाँ सही उत्तर है वेदरथ। अगला प्रश्न है RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। इसमें ए ऑप्शन सही है मित्रों, 14 बैंक्स पर RBI ने जुर्माना लगाया, जिसमें भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक SBI भी शामिल थी। अगला है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट
प्रकाशित की गई 2021 की। तो इसमें ऑक्सफैम के द्वारा यह रिपोर्ट, वैश्विक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें असम या ऑप्शन ए सही नहीं है। असम में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है मित्रों। बाकी छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल में 3 और उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, जो कि इसमें सही ऑप्शन ए को प्रदर्शित करता है, जहां 7 राज्यसभा की सीटें। अगला है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्तीय मंत्री होते हैं, जो इस समय निर्मला सीतारमण होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसमें मित्रों देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, वह है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी के और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर था? तो इसमें सही उत्तर है नोएडा। नोएडा जो है वह जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में फर्स्ट में रैंक पे है, दूसरे रैंक पे मेरठ है, थर्ड रैंक पे एटा जिला है, और चौथे रैंक पे यहाँ लखनऊ है, और पांचवें पे आगरा। तो हम कह सकते हैं कि नोएडा, मेरठ और एटा ये राजधानी वाले डिस्ट्रिक्ट से भी जीडीपी के में आगे निकल के आए हैं सामने। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो इसमें भारत निर्माण योजना जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2005 में हुई थी, उसके कुल 6 संगठक हैं मित्रों, और इन 6 संगठकों के नाम क्रमशः बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास हैं। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई चर्चा नहीं है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण अर्थात ऑप्शन बी सही नहीं है। सॉरी, ग्रामीण उद्योग ये ऑप्शन सही नहीं है, इसको हम लोग देख के चलते हैं। बिजली की बात हुई है, ग्रामीण उद्योग की बात नहीं हुई, तो ग्रामीण उद्योग इसमें सी ऑप्शन सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 168 के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुलास, देसलपुर, आलमगीर और मांडी। तो मित्रों इसमें देसलपुर ऑप्शन सही नहीं है, देसलपुर गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन पुरास्थल है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसमें सही ऑप्शन है मित्रों ए 7.33% कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई है? इसमें केवल वर्ष दिया गया है 2014, 2015, 2016 और 2017 के क्रम में। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई, जिसकी तिथि है 18 फरवरी, अर्थात 18 फरवरी 2016 से प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। आइए हम लोग आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलान का। इसमें हम मिलान की बात अगर करें तो लौह अयस्क जो कि है वह इटाबिरा, इसका ऑप्शन 4 सही है, और मैग्नीज चियातुरा खान में है,
जिसका ऑप्शन 3 सही है। और तांबा सडबरी खान में है, सडबरी खदान इसके लिए जाना जाता है तांबे के लिए। और बॉक्साइट वाइपा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे इटाबिरा ब्राज़ील में स्थित खान है। और मैग्नीज का चियातुरा खान यह मलेशिया में पड़ता है। सडबरी तांबे की खान कनाडा में स्थित है तथा वाइपा क्षेत्र जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो मित्र आगे के प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो इसमें जो समिति गठित हुई वह समिति है गाइपोरिया समिति। इसने बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार की बात किया है। पहला ऑप्शन जो इसमें है राया जे चिलेया समिति, वह अप्रत्यक्ष कर के सुधार हेतु 1993 में अपने सुझाव दी थी। इसके बाद बर्मा समिति है जो कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय होने की बात करता है। और चक्रवर्ती समिति है जो उच्च स्तर की कार्यप्रणाली एवं दक्षता हेतु गैर निष्पादित संपत्तियों को वसूलने की बात करता है। तो इस प्रकार इन चारों ऑप्शंस के हमने एक उनके मोटो दिए कि किस क्षेत्र में वो समितियां अपना सुझाव दी हैं। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई है। तो यहाँ एजी टेंसले के द्वारा जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की बात आती है तो एजी टेंसले की बात आती है, किंतु यहाँ प्रथम बार की चर्चा हुई है, इसलिए ईपी ओडम के द्वारा यहाँ डी ऑप्शन सही माना जाएगा। मित्रों अगला है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। अर्थात ये चारों सल्तनत काल के राजा थे, जिसमें फिरोज शाह तुगलक सी ऑप्शन सही है, इसने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो इस ऑप्शन में सिम्मो, घोड़े, मोडनी, जैता। तो इसमें जैता जो है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बाकी तीनों लोक नृत्य वो महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ सही ऑप्शन है ए, राज्यपाल। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था वह उस समय कन्नौज पर राज करता था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी था? तो आप लोग जान सकते हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध हारने के बाद 1765 में लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 में कही जाती है, उसके तहत ये तय किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्होंने शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दिया था और इसके एवज में उनको पेंशन देने की बात अंग्रेजों ने की थी। तो यही शाह आलम द्वितीय अर्थात बी ऑप्शन सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं है? तो इसमें हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात सहरिया जनजाति यह वाराणसी जनपद में नहीं है, बाकी तीनों जनजातियां वाराणसी जनपद में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इन उद्योगों में सीमेंट, कपड़ा, चीनी, ऑटोमोबाइल। इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, बाकी तीनों उद्योग उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। मित्रों अगला है, हड़प्पी पुरास्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है? तो बनवाली रंगोई नदी पर स्थित हड़प्पन पुरास्थल है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों पर जोड़ा गया है। तो ये बहुत कॉमन सा प्रश्न आता रहता है मित्रों। इसमें स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि पहले 10 थे, बाद में उनको 51A के तहत 11वां भी संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगला है,
अंतिम प्रश्न है इस क्रम का, निम्नलिखित किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केनिया, युगांडा, गैबोन, जाम्बिया। तो इसमें जाम्बिया सही है मित्रों। जाम्बिया से होके भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार ये 40 प्रश्न हुए। इनको हम चाहेंगे आप अन्य सहपाठियों को भी भेजिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में अक्सर रिपीटेड हो जाते हैं प्रश्न, तो उससे उनको लाभ मिल जाता है। इस ध्येय को रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।